Hello and welcome back to Anonymous UPSC Aspirant. We're meeting after a long time. It's been almost a week since I recorded my last video. Two reasons hain for this delay. Firstly, I was on vacation. I had gone to Vietnam with my family just to take a break from this hustle and bustle of UPSC. And it was a good experience. I really enjoyed it. And secondly, obviously, मेरे को मेंस के रिजल्ट की टेंशन है, which I don't know when it will come out. Insiders ने इतनी इन्फो दे दी है, आज आएगा, कल आएगा, पता नहीं कब आएगा, शायद कभी भी नहीं आएगा. बट इट्स ओके, जब भी आएगा मैं आई टेल यू ओपनली. इफ़ आई पास आई पास, इफ़ आई फेल आई फेल. प्लीज़ कमेंट्स में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी वीडियोज़ में जाके लोग लिख रहे हैं आपका मेंस रिजल्ट क्या रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जब रिजल्ट आ जाएगा मैं बता दूंगा. आई हैव मेड माई पीस विद इट. आई हैव रेड द गीता अगेन एंड आई हैव मेड माई पीस विद इट. वट एवर द रिजल्ट इज, आई विल टेल यू ओपनली. Right, this video is about mains PYQ analysis, right, and how you can simplify your mains preparation in the upcoming 6 months. Okay, सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विंटर इज नॉट कमिंग, विंटर इज हियर. राइट, अभी चल रहा है दिसंबर एंड यू हैव योर प्रीलिम्स ऑन May 28th. तो आई बिलीव जिन लोगों ने आज तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है, राइट, प्लीज़ डोंट टेक दिस रॉन्ग वे, आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल, बट जिन लोगों ने आज तक प्रीलिम्स नहीं किया क्लियर किया है, आपको एटलीस्ट जनवरी से यू शुड शिफ्ट टू डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन. एंड जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, आप अभी से भी शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, बिकॉज क्या होगा यार, ये बात हम पहले कर चुके हैं इन माई प्लान फॉर 7 months वीडियो, कि अगर आप अभी प्रीलिम्स फेल हो गए 2023 में, तो 1 साल का वेट है एंड इट्स पॉसिबल कि आप वो 1 साल सस्टेन नहीं कर पाओगे. तो इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट टू गेट थ्रू द प्रीलिम्स ऑल्सो. तो एटलीस्ट आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर सकते हो. तो टाइमलाइन इस वीडियो में मेंस के बारे में क्यों बता रहा हूँ, व्हाट यू शुड डू या व्हाट यू कैन डू राइट नाउ इज़ आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाओ. लाइक अनलेस आपने क्लियर किया हुआ है अगर प्रीलिम्स पहले, देन इट्स अप टू यू, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. टाइमलाइन की चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है. बट अदरवाइज आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाओ एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज़, आप साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो. 2 से 3 घंटे आप रोज़ मेंस को दे दो और आपकी इतनी हेल्प हो जाएगी कि मतलब यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट इन द मेंस. मैंने 2 मेंस दिए हैं और ये जो वीडियो है, दिस इज़ अबाउट द लेसन्स आई हैव टेकन फ्रॉम दोज 2 मेंस. आई हैव नॉट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दिस. ये चीज़ें कई बार मेंस देने के बाद भी रियलाइज़ होती हैं. तो इनमें कई लेसन्स मुझे इस साल के मेंस के बाद रियलाइज़ हुए हैं, बट एटलीस्ट आगे के लिए आई एम शेयरिंग द विजडम विद यू. ऑलराइट, चलो ये बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर मेंस. ठीक है, कि हमने प्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बट मुझे लगता है मेंस में वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज ह्यूज रेपिटेशन होती है मेंस में, और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. पहले मैं इनकी इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ आपको इन मेंस 2022 का पेपर, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो मेंस 2022 के क्वेश्चंस देखते हैं. ये क्वेश्चन है GS1 का. डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं हुआ है. लाइक प्री में क्या होता है कि बहुत डायरेक्ट रेपिटेशन होता है, मेंस में क्या है, इट्स अ थीम बेस्ड रेपिटेशन. लाइक अगर एक थीम प्रोमिनेंट है, जो बाकी मेंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई थिंग्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट एंड देन एलिमिनेट द थिंग्स दैट आर लेस इंपॉर्टेंट. ये देखो साइक्लोन प्रोन एरियाज के बारे में पूछा है यहाँ पे. 2013 और 2014 में भी साइक्लोन पे क्वेश्चंस थे. क्या था, रीसेंट साइक्लोन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड फेलिन एंड हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम्ड. 2014 में पूछा था, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू द साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको. वाई? व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेंस के PYQ में कई लोग होते हैं वो आपको 1995 से क्वेश्चन एनालाइज करके बता देंगे. देखो दिस आई थिंक इज वेरी इम्प्रैक्टिकल. मेरे हिसाब से आप 2013 से 2022 के क्वेश्चंस देखो, उससे ही आपको इतनी रेपिटेशन मिल जाएगी, और ये अपने आप में कोई आसान काम नहीं है. राइट, तो अब अगर इन्होंने 2013 और 2014 में साइक्लोन पूछ रखा है, दिस मीन्स दैट साइक्लोन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके आसपास की चीज़ें आपने पढ़नी है. अब अगर मैं कोई भी टॉपिक जैसे साइक्लोन की बात करूँ, तो पहले आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ोगे कि साइक्लोन की क्या कंडीशंस होती हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या कंडीशंस हैं, फ्रंटल साइक्लोन की क्या कंडीशंस हैं, बॉम्ब साइक्लोन की क्या कंडीशंस हैं. आप ये पढ़ लोगे, सी सर्फेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा. देन यू विल टॉक अबाउट इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट, कि इंडिया में साइक्लोन कहाँ मिलता है, यू रिलेटेड विद इंडिया, एंड देन डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड ये उसी से क्वेश्चन है. तो अगर साइक्लोन उन्होंने 2 बार पूछा है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. हाउएवर अगेन दिस क्वेश्चन इज एन इनडायरेक्ट रेपिटेशन. मैं आपको डायरेक्ट रेपिटेशन भी दिखाऊंगा, बट दिस इज जस्ट हाउ टू यूज देम. आपको एक थीम मिल जाता है तो उसको आप डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड. अगेन 2022 मेंस का क्वेश्चन है. 2020 में क्या पूछा, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट्स. देखो यार, अगर एनर्जी रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और एक बार उन्होंने सोलर पूछ लिया,
विंड न्यूज़ में है ना, विंड के बारे में बात चल रही है कि इंडिया ने इतने गीगावाट एस्टैब्लिश कर लिया, रैंकिंग हमारी कभी 5 कभी 3 ऐसे हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ प्रिपेयर करनी है, राइट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर प्रिपेयर कर रहे हो तो एक तो आप डायरेक्ट जो आया है वो भी प्रिपेयर करोगे एंड उसके रिलेटेड आसपास की चीज़ें भी आपने प्रिपेयर करनी है। ओके, मूविंग ऑन। अब ये देखो, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड अ सिंगल कैटेगरी, right? So this is about tribal diversity and how certain things are similar but many things are also different. 2021 का क्वेश्चन देखो, examine the uniqueness of tribal knowledge system when compared with mainstream knowledge and cultural systems. Very similar. If you have written this answer, it's very easy to write this answer, है ना। चलो आगे दिखाता हूँ। ये क्या है, political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century, discussed with examples. Okay, read this question is about princely states, प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन, उसके बाद मिड 19th सेंचुरी से इन्होंने ऑनगोइंग प्रोसेस पूछी है, तो मिड 19th सेंचुरी वुड बी अराउंड लाइक 1857, तो आप थोड़ा बहुत ब्रिटिश पॉलिसी भी लिख सकते हो, एंड ऑनगोइंग प्रोसेस लिखा है तो हम आज की भी पॉलिसी लिख सकते हैं कि 2000 में नए स्टेट्स बने, फिर तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। बट यहाँ देखो, असेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज एंड सोशो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, तो एक डायमेंशन तो इसका आराम से आप कवर हो जाएगा इससे, इफ़ यू हैव रिटन दिस आंसर, और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक दिखाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिंसली स्टेट्स पे ही ऑलरेडी पूछ चुके हैं। देन मूविंग ऑन, देखो, आर टॉलरेंस, असिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म की एलिमेंट्स ऑफ मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म जस्टिफाई, राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म पे है। यहाँ देखो, इंडियन एंड फ्रेंच सेक्युलरिज्म, इस पे कितने क्वेश्चन पूछे हैं। 2014 में पूछा, हाउ डू इंडियन डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म डिफर फ्रॉम डिबेट्स इन द वेस्ट। 2018 में पूछा, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल। 2019 में पूछा, चैलेंजेस टू आर कल्चरल प्रैक्टिस, चलो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 2019 में पूछा, फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट। तो इट मीन्स आपको इंडियन मॉडल, फ्रेंच मॉडल और उनके डिफरेंसेस आने चाहिए। वीडियो के एंड में जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगा, आई विल टीच दिस टॉपिक टू यू टुडे, अब मैं बताऊंगा मैंने कैसे नोट प्रिपेयर किए, तो आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। तो इफ़ दिस थिंग इज ऑलरेडी देयर इन द सिलेबस, राइट, ये पहले भी पूछ चुके हैं, सेक्युलरिज्म सिलेबस में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो इंडियन फ्रेंच पूछ चुके हैं, तो आपको इंडियन मॉडल डिटेल में आना चाहिए, एंड आई विल शो यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, अब देखो, ये क्वेश्चन है, व्हाट फोर्सेस इन्फ्लुएंस ओशन करंट्स एंड डिस्क्राइब द रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री। 2022 मेंस में, 2015 में क्या पूछा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स। सेम चीज़ यार, मतलब ये आपने अगर पढ़ रखा है तो क्या ये नहीं आता होगा आपको, राइट। ओके, अब देखो, ये GS2 का क्वेश्चन है, ये कई लोगों को टफ लगा था, मुझे भी टफ लगा था ये क्वेश्चन। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. At the outset, it seems like a very tough and difficult question that ये तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया. But if you look at a question in 2015, they had asked, does the right to clean environment entail legal regulations on burning crackers during Diwali? Discuss in light of Article 21 of the Indian Constitution and judgments of the apex court in this regard. If you had written this question, ये चीज़ मुझे भी पेपर देने के बाद रियलाइज़ हुई है कि अगर ये क्वेश्चन लिख लिया होता और जजमेंट्स जहाँ पे पढ़ ली होती, यहाँ पे मुझे हार्डली 4-5 जजमेंट्स याद आई, MC मेहता केस, देन वेदांता बॉक्साइड माइनिंग, ऋषिकोंडा हिल्स केस एक्सेट्रा। बट अगर ये क्वेश्चन लिख लिया होता तो बहुत स्पेसिफिक आंसर्स मुझे पता होते, राइट। सो दिस थिंग, जस्ट लुक एट प्रीवियस ईयर एंड हाउ दे आर रिपीटिंग दोज थीम्स अगेन एंड अगेन। आगे दिखाता हूँ, रोल ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यहाँ देखो 2020 का क्वेश्चन, what steps are required for constitutionalization of a commission and constitutionality to National Commission of Women, etc. तो constitutionalization of commissions, this they have asked before, and syllabus में आप देखोगे तो टॉपिक है various statutory, regulatory and quasi judicial bodies. तो अब यहाँ से you can relate कि भाई अगर National Commission of Women they have already asked, और ये recently constitutionalize हुआ है, recent amendment इसकी कौन सी थी, आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो what was the amendment number जिससे NCBC को constitutional status मिला, है ना। तो इफ दिस इज ऑलरेडी डन, राइट, तो इट्स वेरी लाइकली द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अगेन, राइट। ओके, अब यहाँ देखो, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries. 2017 में पूछा, does the right of person with disabilities act ensure effective mechanism for empowerment and inclusion for the intended beneficiaries? सेम ही क्वेश्चन है, ये लिख रखा होगा तो ऊपर वाला लिख ही लोगे, ऑल राइट। यहाँ देखो, reforming the government delivery system through direct benefit transfer scheme is a progressive step, but it has limitations. E-Rupee न्यूज़ में था,
राइट, यू कैन राइट दिस एज अ वे फॉरवर्ड इन दिस क्वेश्चन, बट अगर आपने ये 2015 का क्वेश्चन कर लिया होता कि इन व्हाट वे कुड रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विद डीबीटी चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडीज, तो कितना आसान हो जाता, राइट। इट इज़ द डायरेक्ट रेपिटेशन, यहीं से उठा के वहाँ पूछ लिया। इफ़ यू कैन नो अबाउट डीबीटी, तो आप डीबीटी की कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस और एक आधी वे फॉरवर्ड लिख दो करंट अफेयर से, हो गया आंसर, राइट। देन इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका। अभी देखो ये आईआर का क्वेश्चन है, दिस इज ऑब्वियसली अ डायनेमिक थिंग, युआंग वांग 5 एंड द डॉकिंग ऑफ अ चाइनीज शिप इन श्रीलंकन पोर्ट्स, श्रीलंका की सिचुएशन। तो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस वैसे भी ये बहुत न्यूज़ में था एंड हर कोचिंग ने कवर किया है। बट इफ यू लुक एट द क्वेश्चन इन 2013 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन, डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी, दिस वुड हैव एटलीस्ट टोल्ड यू कि यार श्रीलंका वाला अच्छे से पढ़ लो, पहले भी पूछ चुके हैं, दोबारा पूछने के बहुत हाई चांसेस हैं, राइट। देन ये देखो, डिस्कस द प्रोसीजर्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द रोपा, ठीक है। 2019 में पूछा ऑन व्हाट ग्राउंड कैन पीपल रिप्रेजेंटेटिव बी डिस्क्वालिफाइड अंडर रोपा। 2020 में पूछा देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स फाउंड गिल्टी अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर रोपा। रोपा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो अगर ये 2019 में पूछ चुके हैं, 2020 में पूछ चुके हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर दिस इन डिटेल, राइट। और जो मैं यू बोल रहा हूँ, इट इज़ फॉर मी ऑल्सो, लाइक डोंट, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, दिस इज जस्ट द वे आई टॉक, बट दिस इज फॉर मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो लर्निंग दीज लेसन, ओके, ऑल राइट। देन discuss the essential conditions for exercise of legislative powers by the governor and legality of re-promulgation of ordinances। इसके बारे में ऑब्वियसली डीसी बादवा केस, कृष्ण कुमार सिंह केस आपको पता होंगे, दिस ये लक्ष्मीकांत में भी दिया है। बट इफ यू रीड दिस, resorting to ordinances has always raised concerns on violation of spirit of separation of powers, while noting the rationales for justifying the power to promulgate ordinances, analyze whether decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power in 2015, right। how, like it is almost a similar question, बस यहाँ गवर्नर के कंटेक्स्ट में थोड़ी सी ये डिफरेंस है, बट इफ यू नो द बैकग्राउंड इट्स वेरी इजी टू राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। 2017 में पूछा था, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म में सबसे बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म आजकल यही चल रहा है कि प्लीज गिव लीगल स्टेटस टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड गिव कंटेम्प्ट पावर टू द इलेक्शन कमीशन। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार बोल चुका है, तो इफ यू हैड रेड दिस इट्स वेरी इजी टू राइट दिस, ओके। देन देखो, ये GS3 का क्वेश्चन है, जो लोग कहते हैं कि इतना डायनेमिक है कि न्यूज़पेपर के बिना तो हो ही नहीं सकता। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, बट जस्ट लुक एट द रोल ऑफ PYQs। वाई इज PPP रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन के में PPP मॉडल। यहाँ क्या पूछा, डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर्स अंडर PPP। अब भाई अगर एयरपोर्ट डेवलप करने के जो पॉइंट्स हैं ना, वो सेम है रेलवे के लिए। इसमें अगर आपको पता है मणिशंकर अय्यर कमेटी की रिकमेंडेशन, इट कैन फॉर्म अ वेरी गुड कंक्लूजन फॉर यू, राइट। तो अगर आपने ये क्वेश्चन लिख रखा है तो दिस इज नॉट अ टफ जॉब। देन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, 2014 में पूछा, कैपिटलिज्म फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, सेम क्वेश्चन, एक ही चीज़ है वो, राइट। ऑलराइट, देन यहाँ पे पूछा PDS की मेजर चैलेंजेस। 2019 में पूछा, व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। एंड यहाँ पे पूछा एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिपीट है, ठीक है। फिर यहाँ देखो, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑल्दो आप सिलेबस देखोगे तो ये लाइन लिखी हुई है सिलेबस में, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, बट 2017 में देखो, रीजंस फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट, हाउ द फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल बी हेल्पफुल टू अपलिफ्ट द social economic status of poor farmers। If you know how food processing units will be helpful to uplift socio-economic significance, socio-economic status of poor farmers, this is इसकी scope and significance only, right। तो आप exactly लिख सकते हो। और भी क्वेश्चन है, मैं यहाँ एक दिखा रहा हूँ, दे हैव ऑल्सो आस्क्ड के वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्यों लोकलाइज्ड हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज नॉट समथिंग जो बहुत टफ है। देन यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री, न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस, ये भी GS3 का क्वेश्चन है, बट GS2 से रिपीट हुआ है। GS2 में लास्ट टाइम पूछा था, इन ऑर्डर टू एनहांस प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज इन फील्ड्स ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन। जीरियाट्रिक मेडिसिन इज मेडिसिन फॉर द एल्डरली। तो यहाँ पे क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, वी विल हैव मोर एल्डरली पॉपुलेशन। ये वैसे इकोनॉमिक सर्वे 2019 में डिटेल में इस बात को समझाया हुआ है, बट इफ़ यू हैड रेड दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 का ही है, तो आपको जीरियाट्रिक हेल्थ केयर की रिकमेंडेशंस पता होती, राइट। ऑलराइट, देन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट, पूछा 2022 में। 2017 में NDA में गाइडलाइंस, अडॉप्ट मिटिगेट द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, क्लाउड बर्स्ट कैसे होता है और क्लाउड बर्स्ट के एग्जांपल्स। यहाँ पे भाई NDA में गाइडलाइंस ऑन क्लाउड बर्स्ट, तो क्लाउड बर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, डिस्कस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, लिंकेजेस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज क्राइम। ये सिलेबस का टॉपिक है, लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, राइट। देन लुक एट दिस क्वेश्चन, मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आई विल शो यू माय नोट्स फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी। डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स। 2014 में पूछा, इन 2012 लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग कुछ चेंज हुई थी बाय द IMO। व्हाट इम्पैक्ट डज दिस हैव ऑन इंडियाज मैरिटाइम सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो आपको एक आइडिया तो लग रहा है ना कि मैरिटाइम सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 2014 का ही क्वेश्चन है। मैं 2013 और 2022 की ही बात कर रहा हूँ बस यहाँ पे। आई एम नॉट, इससे पहले जो सिलेबस डिफरेंट था, अब 1995 के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने। बट इफ दे हैव आस्क्ड दिस, इट ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये देखो, मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। 2020 में पूछा, मतलब लाइन बाय लाइन रिपीट। तो ऐसे लग रहा है मतलब इनके पास है ही नहीं और कुछ और पूछने के लिए, बिकॉज द सिलेबस इज सो डिटेल्ड, सब टॉपिक्स आर लिमिटेड, और उसमें भी प्रीवियस ईयर वाले सब टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन 2022, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन 2019। अब आते हैं बात पे कि हाउ यू आर सपोज टू यूज दैम। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखा दिए, एंड ट्रस्ट मी, मैं अगर और ढूंढने लगूँ तो मुझे और मिल जाएंगे। देर आर सो मच रेपिटेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स के अभी तो मैं GS4 तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया है, जस्ट डिस्कस GS1 through 3। GS4 के लिए एक अलग वीडियो निकालते हैं। मैंने सिर्फ ये 3 GS डिस्कस किए हैं और इतने क्वेश्चन रिपीटेड है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पता तो चल गया यार, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें पता चल गया कि इंडियन फ्रेंच सेक्युलरिज्म 3 बार पहले पूछ रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हाउ डू आई यूज़ इट, है ना, मैं कैसे यूज़ करूँ, स्पेशली अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के साथ। व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स एंड आई एम गिविंग ओनली 2 to 3 आवर्स फॉर मेंस, तो इन 2 to 3 आवर्स में इसको मैं कैसे यूज़ करूँ। देखो, पहले क्या करो, सेक्युलरिज्म क्या है, ये सोसाइटी का टॉपिक है, ठीक है। इंडियन फ्रेंच सेक्युलरिज्म उन्होंने पहले पूछ रखा था। मान लेते हैं मुझे 2022 क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, तो मेरे को सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने 3 देख रखे हैं कि इंडियन एंड फ्रेंच सेक्युलरिज्म के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। इससे मैं कैसे नोट्स बनाऊँ कि ये आंसर लिखा जाए। सेकुलरिज्म सोसाइटी का टॉपिक है, तो क्या करो, पहले तो कोई भी कोचिंग का मटेरियल अपनी चॉइस का, विजन का, जिसका भी तुम्हें अच्छा लगे, कोचिंग के मटेरियल से सेकुलरिज्म पढ़ लो। उसमें ये टॉपिक समझा रखा होगा कि प्रीवियस ईयर है तो सारी कोचिंग्स कवर करते हैं। फिर सेकुलरिज्म में NCERT ऑफ क्लास 11th। मैंने NCERT के बारे में बहुत नेगेटिव चीज़ें बोली हैं, बट अगर आप ध्यान से सुनो, सिर्फ 6 and 10th की NCERT के बारे में बोली हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो UPSC के लेवल से थोड़ा नीचे हैं। बट 11th और 12th की NCERT इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल थ्योरी की NCERT है क्लास 11 की, और बहुत ही अच्छी बुक है। मतलब इसमें फेडरलिज्म के बारे में एक लिख रखा है, बहुत पतली है। सेकुलरिज्म के बारे में एक चैप्टर है एंड बहुत डिटेल में। तो मैंने क्या किया, मैंने सारथी से, मैंने एड सारथी जो कोचिंग है वरुण जैन सर की, उससे मैंने मेंस मेंटरशिप ली थी, तो उनका मैंने मटेरियल ले लिया सेकुलरिज्म का, और ये मैंने पढ़ लिया। एंड देन नाउ आई विल शो यू हाउ आई इंटीग्रेटेड इट। ये सारथी का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम का मटेरियल है, राइट। तो सेकुलरिज्म इन्होंने थोड़ा बहुत लिख के दिया हुआ था टाइप्ड, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी में डिजिटली जो मैंने उस NCERT में पढ़ा वो ऐड कर लिया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। अब देखो, ये बात भी हमें नहीं पता होती, बट NCERT में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। क्या होती है सेक्युलर स्टेट? 1, इट इज़ नॉट थियोक्रेटिक, so it is not run by any religious organization. 2, there has no formal legal alliance with any religion. And 3, some principles and goals are derived from non-religious sources. ये definition हम नहीं लिखते. This means that कुछ principles या कुछ उसके ideals जो state के हैं, they will not be derived from religious sources. Non-religious sources उसने derive किया, तभी वो truly secular होता है, ठीक है। This separation of religion and state का ये meaning है, and this form of separation varies. Form of separation varies in India, form of separation is different in the West. ये भी उस NCERT में बताया कैसे। देखो, ये सारथी का मटेरियल है, ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर है, तो इन्होंने कवर किया हुआ है कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, कंप्लीट सेपरेशन, नो रूम फॉर रिलीजियस रिफॉर्म्स, नो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर, एंड नो फेथ इन पॉलिसीज, लाइक यू कैन नॉट मेक पॉलिसी ओवर फेथ इशूज, राइट। मॉडल ऑफ, अब मैंने लिखा फ्रॉम रीडिंग दी NCERT, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसे कि अगर वेस्ट में कोई रिलीजन कहता है कि वुमन कैन नॉट बिकम अ प्रीस्ट, तो द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर। तो अब ये तो इनके फीचर्स हो गए, राइट। बट इसका लॉजिक क्या है, उन्होंने क्यों बनाया ऐसा मॉडल, ये बात NCERT में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। लॉजिक ऑफ द वेस्टर्न मॉडल इज रिलीजन इज अ प्राइवेट मैटर, इट इज अ होमोजेनस सोसाइटी, सो दे फोकस ओनली ऑन intra-religious domination, not inter-religious dominations, right? There is no scope of community or minority rights in the West because they have formulated their secularism with an idea of a homogeneous society.
राइट। तो वो सोचते ही नहीं कि एक रिलीजन दूसरे को डोमिनेट करेगा, क्योंकि जब उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस बनाई वहाँ पे एक ही रिलीजन था। तो दे वर ओनली टॉकिंग अबाउट सेपरेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन द स्टेट, नॉट मेकिंग थिंकिंग ऑफ इक्वालिटी विद इन द रिलीजन, राइट। तो इक्वालिटी और लिबर्टी वॉज इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल्स, रिलीजन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम रहे, नॉट इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज बिकॉज दे डिड नॉट हैव डाइवर्सिटी, राइट। तो ये नेगेटिव मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म है, एंड रिलीजन एंड स्टेट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका एग्जाम्पल भी दिया है एनसीईआरटी में अबाउट केमाल अटाटर्क एंड हाउ ही रिफॉर्म्ड टर्की। फ्रेंच सेक्युलरिज्म के बारे में भी उस एनसीईआरटी में लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइसीते। लाइसीते इज फ्रीडम बेसिकली। दे हैव टॉक्ड अबाउट सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन का क्या मतलब है? फर्स्ट, डिफरेंशिएशन, यू डिफरेंशिएट political and religious things. Then privatization, religion is a matter for private identity. Third, importance of religion in the public sphere should be reduced. कहाँ से फ्रेंच सेकुलरिज्म आया? इट हैज कम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हेन द क्लर्जी, which was the Catholic priests or the Christian priests, they had a lot of influence on what the king was doing. So when they went towards democracy, they wanted to remove the influence of the church on the state. So they have talked about mutual exclusion. And since they were only Christians, mostly 99% Christians, they have not talked about communities fighting within each other. जैसे उन्होंने ये नहीं कहा कि Hindus and Muslims need to be equal, because वहाँ हैं ही सिर्फ Christians. So they were only talking about inter-religious domination. तो अब आप उनके मॉडल के फीचर्स अगर आप देखो, कंप्लीट सेपरेशन, रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर इन स्टेट, स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन, सेपरेट स्पीयर्स, राइट। नो रूम फॉर रिफॉर्म्स, रिलीजन खुद कर लेगा, बिकॉज है ही एक ना, रिफॉर्म नहीं होता तो ना होए, लोग डोमिनेट नहीं होने चाहिए, राइट। बैन ऑन रिलीजियस सिंबल्स इन पब्लिक लाइफ, ये भी न्यूज़ में था, बुरका बैन कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टेट डज नॉट प्रमोट डिस्करेज अ रिलीजन एज लॉन्ग एज बिलीफ प्रैक्टिसेस डू नॉट इंटरफेयर विद राइट्स ऑफ अदर्स। तो ये इनका मॉडल है, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन पे फोकस करते हैं, कम्युनिटी पे नहीं फोकस करते, एंड कंप्लीट एक्सक्लूजन है। प्रीवियस ईयर में था तो मुझे डिटेल में पढ़ना ही है। अब हम इंडियन मॉडल पढ़ते हैं। इंडियन मॉडल में क्या है? इट इज़ इंट्रा एंड इंटर रिलीजियस बोथ टाइप्स, ओके। इट इज़ नॉट मियर टॉलरेंस, ये बात एनसीईआरटी में लिखी है, इतनी ब्यूटीफुल बात है। इट इज़ नॉट मियर टॉलरेंस, ठीक है। इंडियन सेकुलरिज्म देखो, अगर आप टॉलरेंस की बात करो ना, टॉलरेंस जस्ट मीन्स टॉलरेटिंग दी अदर, कि हाँ मैं सहन कर लूँगा। टॉलरेंस इज कंपैटिबल विद डोमिनेशन, ओके। डोमिनेट करके भी आप टॉलरेट कर सकते हो किसी को, कि हाँ मैं सहन कर लूँगा, बट विल डोमिनेट देम। इंडियन सेकुलरिज्म एज रिटन इन द एनसीईआरटी इज एब्सेंस ऑफ दैट डोमिनेंस। देयर नीड्स टू बी नो डोमिनेंस। दैट मीन्स व्हाट? देयर नीड्स टू बी इंटर रिलीजियस इक्वालिटी ऑल्सो, बिकॉज इंडिया हमेशा से डाइवर्स रहा है। तो जब इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म डिवाइस किया गया, इट वॉज डिवाइस्ड बाय लुकिंग एट डाइवर्सिटी। इंट्रा रिलीजियस सेकुलरिज्म की बात करें, जैसे दलित्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, राइट, लाइक दे हैव बीन परसिक्यूटेड इन हिस्टोरिकली। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बनाई गई कि देख जो डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ हैं, दलित्स हैं, जिनको अनटचेबिलिटी फेस करनी पड़ी, उसके अगेंस्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि अनटचेबिलिटी विल बी बैंड। देयर वाज आल्सो इंटर रिलीजियस इक्वालिटी, कि माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम मेजोरिटेरियनिज्म। कैसे किया ये? माइनॉरिटी राइट्स जो आपको वहाँ नहीं दिखेंगे, यू विल नॉट सी माइनॉरिटी राइट्स इन वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, बट यू विल सी देम इन इंडिया। आर्टिकल 27, 29 एंड 30, ये पॉलिटी को लिंक किया साथ में, कि माइनॉरिटीज़ कैन मेक देयर ओन इंस्टीट्यूशंस एंड रन देम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और उसमें उनको स्टेट फंडिंग भी मिलती है। तो अब ये देखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट द स्टेट विल एंगेज विद रिलीजन, राइट। ऐसा नहीं है वहाँ पे जैसे था फ्रांस में, कि पूरा पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं है, कि स्टेट अलग रिलीजन अलग। यहाँ पे स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजन, बट रिलीजन कैन नॉट इंटरफेयर इन स्टेट। कैसे एंगेज करता है रिलीजन के साथ? पॉजिटिवली एंगेज करता है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है सबको। इक्वल रिस्पेक्ट कैसे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर दिए, हेल्प कर दी, राइट। बट इक्वल डिसरिस्पेक्ट भी देता है। अगर मैं आपको बोलूँ इंडियन सेकुलरिज्म मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, ये एक गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ नॉट मियर इक्वल रिस्पेक्ट, इट इज़ इक्वल रिस्पेक्ट प्लस इक्वल डिसरिस्पेक्ट। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है कि जो एंटी ह्यूमनिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं, एंटी ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस हैं हर रिलीजन में, वो भी स्टेट काउंटर करेगा। तो इट इज़ नॉट मियर पीसफुल को एग्जिस्टेंस, के बस एग्जिस्ट कर लो। इट इज़ अ लिबर्टी एंड ग्रोथ, पॉजिटिव लिबर्टी in the sense that it will ensure the growth and development of all, and it is a hindrance to negative practices. How? कि अगर जैसे ट्रिपल तलाक है, जैसे अनटचेबिलिटी है, इसको स्टेट कहेगा कि नहीं, यू कांट डू दिस, राइट। तो इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, हर रिलीजन को प्रमोट करेगा, किसी एक को नहीं करेगा। एंड इक्वल डिसरिस्पेक्ट, हर रिलीजन में जो खराब प्रैक्टिसेस होंगी उसको निकालेगा।
Now, this is linked to the essential practices doctrine, to judicio-papism, and ideas like Sabrimala, which you can link with polity, right? अब देखो, अब मुझे पता था प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ा और मैंने इंटरलिंक भी कर लिया. अब इंडियन सेक्युलरिज्म का मॉडल देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, नॉट सेपरेशन. हार्मनी अमंग ऑल रिलीजन रादर देन टाइट सेपरेशन. स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस रिफॉर्म्स आर अलाउड. ये देखो मैंने डायग्राम भी बनाया है. स्टेट कैन गो इनटू रिलीजन, रिलीजन कैन नॉट गो इनटू स्टेट. इसे कहते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल. वहाँ क्या था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मॉडल. बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स ऑल्सो, एक्सेप्टिंग कम्युनिटी बेस्ड राइट्स, राइट. अब क्योंकि प्रीवियस ईयर में था, मैंने डिटेल में पढ़ा, राइट. अब मैं देखता हूँ वो वाला क्वेश्चन जो ओरिजिनली आया था. क्या क्वेश्चन है? सॉरी अबाउट दिस. तो क्या क्वेश्चन है कि आर टॉलरेंस, असिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म. क्या टॉलरेंस है? नो, इट इज़ नॉट मियर टॉलरेंस. टॉलरेंस है बट इट इज़ एब्सेंस ऑफ डोमिनेंस ऑल्सो. तभी इन्होंने देखो आर पूछा है, तो आप थोड़ा जस्टिफाई करो कि हाँ टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है बट एब्सेंस ऑफ डोमिनेशन भी है. फिर पूछा है असिमिलेशन. असिमिलेशन का क्या मतलब होता है? कि सारी आइडेंटिटीज़ को एक में असिमिलेट कर देना. ऐसा हमारी सोसाइटी है नहीं है. बाकी सोसाइटी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा. नॉट असिमिलेशन, इट्स इंटीग्रेशन. दैट यू विल इंटीग्रेट इनटू वन identity but you will not lose your own old identity. And is pluralism. Pluralism means कि एक dominant culture है और एक उसके अंडर एक सब कल्चर है या सब डोमिनेंट कल्चर है, एंड दे जस्ट को एग्जिस्ट. ऐसा नहीं है हमारे यहाँ. इट्स नॉट प्लूरलिज्म, इट इज़ मल्टी कल्चरलिज्म. ये सारे कल्चर्स इक्वली एग्जिस्ट करते हैं. देयर इज नो डोमिनेंट कल्चर. ये बात अगर आप पढ़ लोगे तो दिस आंसर बिकम्स ईजी. एंड क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा था, दिस वॉज समथिंग यू हैड टू डू. ये असिमिलेशन प्लूरलिज्म ये बाकी सोसाइटी के टॉपिक से आता है, ये यहाँ नहीं है, बट यू गेट द आइडिया, राइट. एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे ये क्वेश्चन था मैरिटाइम सिक्योरिटी पे. अब 2014 में मैरिटाइम सिक्योरिटी पूछ रखा था, तो आई हैड टू प्रिपेयर मैरिटाइम सिक्योरिटी वेल. तो मैं कैसे करूँगा? ये देखो, कोस्टल सिक्योरिटी या मैरिटाइम सिक्योरिटी, इसके बारे में मुझे मान लो आंसर लिखना है. तो अब मैंने देख लिया यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो आई विल कवर ऑल द डायमेंशंस. क्या डायमेंशंस हैं? पहला, इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी है इंक्लूडिंग आइलैंड्स, 8000 किलोमीटर है. हमारे अब नीड क्या है कोस्टल सिक्योरिटी की? पहला हमारा विजन है सागर. सागर इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल. फिर है विजन ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. फिर है टोपोग्राफी. अब देखो, फिजिकल बैरियर हमारे एब्सेंट हैं. बहुत सारी अनसेटल्ड बाउंड्रीज हैं, जैसे कि सर क्रीक इशू विद पाकिस्तान. क्रीक्स हैं, लगून्स हैं, स्वॉम्प्स हैं. तो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब. फिर आप बात करोगे कि टेरर अटैक्स हो चुके हैं, जैसे कि मुंबई में 2008 और 1993 में हुए हैं. देन देर इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. 90% of trade by volume, 90% of oil import is happening through coasts. Then fishermen है, वो थोड़े illiterate हैं, they cross the international boundaries and issues हो जाते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ रहता है हमारा. Then IB audit ने ये बताया कि out of 200 minor ports, 187 had no security infrastructure in 2016. तो ये नीड ऑफ हो गई. फिर हम बात करेंगे इनिशिएटिव्स कि अच्छा नीड तो थी, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने नेवी में हेल्प किया. ओवरऑल मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए नेशनल कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क NC3 आए. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर, ये PT365 या मंथली से आप पिकअप कर सकते हो. IFC IOR एंड सागर प्रहारी बल, ये नेवी के इनिशिएटिव्स हो गए. देन इंडियन कोस्ट गार्ड ने टेरिटोरियल वाटर्स पे जो रिफॉर्म्स किए हैं वो. देन वी मेड अ मरीन पुलिस फोर्स अंडर द कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ 2005. देन वी टॉक्ड अबाउट ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर 20 मीटर लेंथ से ज़्यादा जो शिप्स हैं उनके लिए. नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, सागर कवच, सी विजिल, राइट. तो दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन. फिर कुछ इश्यूज रह गए, जैसे कि युआंगवांग 5, ये चाइनीज शिप, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, डिएगो गार्शिया, साउथ चाइना सी, शागोज आर्किपेलेगो एंड क्लाइमेट इश्यूज. अब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे? ब्लू इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन एंड सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. 1 पेजर नोट्स हैं. कोई भी कोस्टल सिक्योरिटी का आंसर है, अगर आपको इसके पॉइंट के 50-70% भी याद है, यू कैन राइट. तो ये मैं कह रहा हूँ, आप इन टॉपिक्स को पिकअप करो और इनको यूज़ करो. अब तो समझ आ गया पढ़ना कैसे है ना. हाउ डू यू इंटीग्रेट विद द टाइमलाइन एंड हाउ कैन आई हेल्प यू. पहले तो मैं सोच रहा हूँ दैट आई विल मेक दिस फाइल. एक्चुअली एक फाइल ऑलरेडी है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बट वो अच्छे से सॉर्टेड नहीं है और 2013 से 2022 के नहीं है, उसमें बहुत पुराने भी हैं, तो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे. मेंस प्रेप का ऐसे है कि आई विल ट्राई. देखो ये थोड़ा मेंस के रिजल्ट पे डिपेंड करता है, बट इफ़ आई गेट फ्री, मान लो मेरा नहीं होता मेंस एंड मेंस क्लियर नहीं होता एंड देन आई हैव टू प्रिपेयर अगेन फॉर मेंस, तो मैं लाइक आई विल डू दिस प्रीवियस ईयर वाला काम ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड आप मेरे साथ कर सकते हो, राइट. इट्स अगेन इट विल बी कम्प्लीटली फ्री. आई एम जस्ट द वे आई एम लाइक हैंडलिंग प्रीवियस ईयर्स, मैं आपको बता दूंगा एंड वी कैन प्रिपेयर टुगेदर, राइट. तो इसमें बेसिकली अगर आप खुद से करना चाहते हो विद योर टाइम लाइन,
व्हाट आई विल रेकमेंड टू यू इज़ कि मान लो अभी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो अब मान लो आपके पास दिन के 2-3 घंटे हैं। पहले तो ना ये कभी भी 2-3 घंटे दिन के एंड में मत रखना, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज़ आप स्टार्ट करोगे कि मैंने आज पॉलिटी पढ़नी है पहले और फिर लास्ट में मैं ये करूँगा, तो लास्ट तक आते-आते आप इतना थक जाओगे, सुबह का टारगेट आपका रियलिस्टिक नहीं होगा, तो आप फेल ही हो जाओगे। तो इट्स बेटर देन 2-3 घंटे एवरी डे मीन्स व्हाट? अगर आपके पास 5 दिन में 2 घंटे हैं रोज़, तो आपके पास टोटल 10 आवर्स हैं। तो आप 1 दिन डेडिकेट कर दो। जैसे क्या करो, यू स्टडी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फॉर प्रीलिम्स। थर्सडे आप रखो कि ये इस दिन मैं सिर्फ मेंस का पढ़ूंगा। देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे अगेन फॉर प्रीलिम्स। आपको ब्रेक भी मिल जाएगा। प्री की प्रिपरेशन थोड़ी बोरिंग होती है, इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग। तो आप ऐसे करो, यू डेडिकेट 1 डे। अब उस एक डे में क्या करना है, यू पिकअप अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपको वो फाइल बना के दे दूंगा एज सून एज पॉसिबल। आप प्रीवियस ईयर उठाओ, जैसे सेक्युलरिज्म के सारे प्रीवियस ईयर उठा लिए, राइट। फिर एक किसी एक जगह से रीड किया, और जो प्रीवियस ईयर्स हैं उन सबका एक एवरेज आंसर, अगेन मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस करूंगा, राइट एन एवरेज आंसर फर्स्ट। बस एक एवरेज आंसर लिख लो जिसमें बेसिक बेसिक कंटेंट किसी एक कोचिंग का हो। प्री तक आप इतना कर लो, मार्च आने तक आप बिल्कुल एक्सक्लूसिव फ्री हो जाना, बट अगले 3 महीनों में आप बस इतना करो कि सारे 2013 से 2020 का एवरेज आंसर लिख लो। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना कंफर्ट लगेगा मेंस लिखने के टाइम पे, क्योंकि जो 3 महीने हैं ना, उनमें वैल्यू एडिशन करना बहुत आसान है। आपको बहुत इनिशिएटिव्स मिल जाएंगे जो आपको वैल्यू एडिशन करने में हेल्प करते हैं, इतनी कोचिंग चलती हैं। बट जो बेसिक्स हैं वो आने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आपको बस वेस्टर्न और इंडियन मॉडल का फ़र्क पता है ना, जैसे जो प्रिंटेड था, उतना भी अगर आपको मार्च एंड तक पता है तो काम चल जाएगा। बाकी फिर टाइम मिल जाता है उसके बाद। तो आप बस एक बेसिक आंसर फ्रॉम वन मटेरियल लिख लो, ये सारे प्रीवियस ईयर का, जितने आपसे लिखे जाएँ उतनों का, 2013 से 2022 का, आपकी बहुत हेल्प होगी, राइट। तो ट्राई एंड डूइंग दिस इन द नेक्स्ट, लाइक ट्राई एंड डू दिस इन द नेक्स्ट 2 to 3 months। फिर जब मार्च स्टार्ट हो तब आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाना। जस्ट पुट 1 day इन द नेक्स्ट 2 and 3 months। ओके, ऑल राइट। अब एंड तक आप लोगों ने वीडियो देखी है, तो एक फोकस रिवॉर्ड, जो ऑलरेडी ये फाइल है प्रीवियस ईयर की, जहाँ से मैंने ये कॉपी किया है, ये जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो आप साइनॉप्सिस IAS एक कोचिंग है, उनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। और उनकी वेबसाइट पे आपको फ्री रिसोर्सेज में ये GS 1 to 4 के प्रीवियस ईयर सॉर्टेड मिल जाएंगे। दी ओनली थिंग इज़ ये 1995 से हैं, और मेरे लिए 170 पेजेस की PDF है। मुझे लगता है ये कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, आप देख लो, उसमें ऑब्वियसली रिसेंट वाले भी हैं ही। तो लाइक यू कैन डू दैट, एंड मतलब दैट इज़ वन वे यू कैन लाइक डू दिस प्रीवियस। आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। एक टिप मैं दूंगा, अगर 2022 टू 2013 कर रहे हो तो पहले 22 वाले करना। गो इन रिवर्स ऑर्डर, नेवर स्टार्ट फ्रॉम 2013। जो चीज़ रिसेंटली पूछी गई है वो ऑब्वियसली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उल्टा चलना। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल आई हैड टू से, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। होपफुली तब तक रिजल्ट आ जाएगा, सो आई विल शेयर द रिजल्ट विद यू ऑल्सो। ऑल राइट, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।